अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार माया ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अॼु आख़िरी ॾींहं ते उनजे वॾो मुद्दो मुकमल थी रहियो आहे, हू रिटायर थी रहियो आहे, पर अॼु तमामु हिकु वॾो फ़ैसिलो ॾेई उनखां पोइ हुन उहा कुर्सी छॾी आहे। नेब में जेके तरमीमूं कयूं हुयूं PDM जी हुकूमत, ऐं उन तरमीमुनि जे नतीजे में खोड़ सारा केस जेके आहिनि से बंदि थी विया हुया, ऐं उन में वॾनि लीडरनि खे कुझु रिलीफ मिलियो हुयो, पर अॼु हिकु भेरो ॿीहर उन ते जेको आहे सो उहे केस खोलण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। ऐं सुप्रीम कोर्ट उहे जेके नेब तरमीमूं आहिनि उहे रद्द करे छॾियूं आहिनि, ऐं उन में इहो चयो आहे त का प्ली बार्गेन वारो जेको मामिलो हुयो उहो बि ख़तमु करे छॾियो आहे। उन खां गॾोगॾु जेका 50 करोड़ खां मथे जी करप्शन नेब हवाले करण जी तरमीम हुई उहा बि ख़तमु करे छॾिया। मतिलबु त हिकु भेरो ॿीहर उमर अता बंदयाल साहिबु वेंदे वेंदे हिकिड़ी ॿी इमरान ख़ान जी जेका दरख़्वास्त आहे उहा मंज़ूरु करे वियो। इमरान ख़ान जी दरख़्वास्त हुई त नेब तरमीमनि जे ख़िलाफ़ु, ऐं उहो अॼु बहरहाल इमरान ख़ान खे इन सियासी लिहाज़ सां उमर अता बंदयाल साहिबु वेंदे वेंदे हिकिड़ो जेको आहे सो रिलीफ ज़रूरु ॾेई वियो आहे, ऐं माज़ी में बि उहो रिलीफ ॾींदो रहियो आहे, ऐं उनजे करे उहो तनक़ीद जे ज़द में बि रहियो। ऐं उनजो मुकमल टेन्यूअर पाण खे ॾिसंदासीं त कीअं रहियो उनजो टेन्यूअर ॿियनि चीफ जस्टिस जी भेट में। ऐं सुभाणे उनजो लास्ट डे आहे, ऐं उनखां पोइ 17 सेप्टेम्बर ते काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिबु नए चीफ जस्टिस तौरु हलफ़ खणंदो ऐं वरी सुप्रीम कोर्ट जो मामला ॾिसंदो, ऐं उहो उनजे अचण सां अदालती निज़ाम में केतिरी बहितरी थी सघे थी उन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबो कयो आहे त चूंडूं जल्द खां जल्द करायूं आहिनि। पीपल्स पार्टी जो CEC जो इजलास थियो, ऐं जंहिंमें पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो आहे त हिकु त फेयर प्ले जेका सा उहो उनजो हिकिड़ो माहौल ॾिनो वञे समूरनि पार्टियुनि खे, ऐं सही नमूने सां शयूं थियनि। छाकाणि त पीपल्स पार्टी खे एतिराज़ु आहे त जेका कुझु निगरान हुकूमत में जेके मामला थी रहिया आहिनि उहे सिंध जे अंदरि थी रहिया आहिनि। ट्रांसफर पोस्टिंग्स एॾे वॾे पैमाने ते सॼी सिंध जा समूरा DIGs, SSPs, डिप्टी कमिश्नर्स सभु तब्दील कया विया आहिनि, ऐं शायदि हाणे कुझु कलाकनि में या हिकु ॿिनि ॾींहंनि में इहो बि इम्कान आहे त असिस्टेंट कमिश्नर सॼी सिंध जा तब्दील कया वेंदा। इहो सिर्फ़ु सिंध में छो थी रहियो आहे, त इन्हनि मौज़ूअनि ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। नई महिमान साहिबु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। आमिर खाकवानी साहिबु सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़निगार आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। असां गुफ़्तगू कंदासीं। नईम साहब, कैसा आप देखते हैं उमर अता बंदयाल साहब, आज उनका आखिरी दिन था, वैसे तो कल का दिन है उनके पास, लेकिन कल वो कोर्ट नहीं चलाएंगे, फेयरवेल होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, तो उनका जो ये अदालती निज़ाम में या जो अदलिया के चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज रहना, तो आप कैसा लगता है आपको? आपकी पार्टी को तो बहुत सारी शिकायत हैं उनसे, लेकिन ओवरऑल आप उनके उस पूरे टेन्यूअर को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ी है, और आपको भी पता है कि इस मुल्क के अंदर 4 सतून मेजर सतून होते हैं, जिसके अंदर आपकी जो अदलिया है वो एक सतून है, आपका पार्लियामेंट है वो दूसरा सतून है, आपकी मसला फाज है वो तीसरा सतून है, और जर्नलिज्म चौथा सतून है। अब पार्लियामेंट जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपीरियर इदारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुपीरियर इदारा जो है वो हमेशा पार्लियामेंट रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए जो है वो सुपीरियर इदारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 जज हैं तो 10 जज भी सिर्फ वोट कास्ट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर मसला फाज के अगर जो है वो आर्मेंट के अगर जनरल 5 हैं तो वो भी पार्लियामेंट के अंदर वो जो है वोट कास्ट करते हैं। इसी तरीके तीसरा सतून आपका जर्नलिज्म, जो कि हमेशा उन्होंने हमें तो वैसे हम खुद खुशकिस्मती से खुद कहते हैं एक खुशफहमी, लेकिन अभी रियासत ने हमें सहाफ़ियों को चौथा सतून तस्लीम किया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, इंतजामिया एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको आप चौथा सतून माने, हमें तो अभी तक तस्लीम नहीं किया। असल में बात ये है कि अब उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा आपके साथ जर्नलिज्म के ऊपर, लेकिन होता ये है कि जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हमेशा पार्लियामेंट में वोट कास्ट करते हैं, और पार्लियामेंट में किए हुए फैसले फिर बात ये है कि वो आके कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं 23 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी करते हैं, 23 करोड़ की नुमाइंदगी करने के बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होते हैं, उन बिल पास होने के बाद अगर हाँ उस बिल की शिक अगर कोई कमजोर हो, कोई वीक हो, तो बात सूरत सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिमार्क दे सकती है, या फिर उसके बाद ये हो सकता है कि फैसला बेक हो सकता है। लेकिन जो भी कानून आइन पास करें कुछ भी, तो उसकी तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन ये कि इस सारे मामला में भी आज तक फाइनल नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि हम सुप्रीम हैं, आप कहते रहे कि नहीं हम सुप्रीम है, अभी तक ये फैसला हुआ नहीं।
असल में पार्लियामेंट के अंदर होता ही है कि बहुत सारी जमातें जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमातें नहीं जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चाहे वो 10 रुकनी बेंच कोई बन जाए, तो उसके अंदर जो मेन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो कि अभी आपने कहा कि अभी इनकी जो रिटायरमेंट है, कल ये चले जाएंगे, कल इनका आखिरी दिन है। देखिए होता ये है कि ये वाहिद जज था जिस जज के ऊपर मैं आपको बताऊँ कई माजी के अंदर हम दीगर पार्टियां के लोग भी यहाँ डरते थे कि सू मोटो जो है वो ना हो जाए, लेकिन ये पहला चीफ जस्टिस है जिसके ऊपर बाकायदा टेलीविजन के ऊपर टॉक शोज के ऊपर डिबेट होती थी कि ये जो है वो बहुत ही करीब है तरीके इंसाफ के साथ, और जाते जाते ये मैसेज दे के चला गया मैं करीब नहीं हूँ, ये मैं हमदर्द भी हूँ और ये मेरी अपनी एक जमात थी जिस जमात के लिए जो है मुझे लाया गया था, ये जमात के लिए बैठाया गया था। लेकिन जो काम अब परसों से स्टार्ट होगा, जब गोट जाएगी पब्लिक के पास, जब आवाम के पास जाएगी, शऊर तो पब्लिक के पास है ना, आवाम के पास, तो आवाम को समझ आ चुकी है कि बात ये है कि इस टाइम पर देखिए होता ये कि चोर जितने भी है ना, चोर अदलिया से डरते हैं, चोर भागते हैं। ये वाहिद सुप्रीम कोर्ट थी जहां चोर अदलिया की तरफ भागते थे, सुप्रीम की तरफ। जिसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपने देखा फाज चौधरी का जो है, जैसे जो है उसके ऊपर एक केस हुआ तो फाज चौधरी बजाय वो अपनी जो है वो अपने आप को अरेस्ट करवाने की वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा। तो ये वाहिद इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट थी जो कशमकश का शिकार थी, और वहां जितने जजेस थे। और अगर मैं बात करूं जब पंजाब के इलेक्शन के ऊपर जब बात हो रही थी तो 10 रुकनी जब बेंच बना था, 10 रुकनी बेंच के अंदर हालांकि बनना नहीं चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज जो था उसने कहा 10 रुकनी में बेंच बनाता हूं और बेंच फैसला करेगा कि जो है पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो 10 रुकनी जब बेंच बनाया तो 10 रुकनी बेंच में 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये सूबे का मसला है और ये सूबे के अंदर जो है हाई कोर्ट में जेर समाअत है, वो जो फैसला फिर इंप्लीमेंट भी ना हो सका, नहीं हो सका। अच्छा आमिर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब के टेन्योर को, माजी के जो बाकी जो चीफ जस्टिस हैं उनके मुकाबले में अगर आप मवाजना करें तो कैसा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी या जो नून लीग है वो तो उन पर तनकीद करते रही है, पीटीआई खुश हुए, आज भी जाते जाते वो इमरान खान के हक में फैसला करके नेब तरामीम को खत्म करके गए। तो मजमूई तौर पर आपको कैसा लगा उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर एज ए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट? आज एक मिनिस्टर, अच्छा देखें गुफान साहब, पहली बात तो यह है कि जो नैब तरामीम जो खत्म हुई है उससे इमरान खान को क्या फायदा पहुंचा? कोई इमरान खान को फायदा पहुंचना है? उससे अगर 50 करोड़ से कम वाला केस अगर नैब के दायराकार में आ जाएगा, वो चोर वो करप्ट आदमी जिसने मुल्क की खजाने से 49 करोड़ रुपए लूटे हो, वो अगर नैब की वजह से अगर सजा होगी और उसके खिलाफ अगर इंसाफ हो पाएगा तो उसे इमरान खान को फायदा होगा या मुल्क को फायदा होगा? तो ये कहना ही गलत है। ये ठीक है कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चाहे इमरान खान ही इस मामले को लेके गए, लेकिन ये कहना गलत है कि इसका इमरान खान को फायदा होना, बल्कि मुमकिन है इमरान खान के जो केसेस नैब के खिलाफ चल रहे हैं उसमें उनको नुकसान हो। तो ये तो एक बात ये मेरा ख्याल है ये बात कहना ही मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात अभी यहाँ जो भाई बैठे वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी को जब हुआ तो वो भागा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। और जब हाई कोर्ट से बेल मिल जाए और फिर बाहर पुलिस पकड़ने के लिए खड़ी हो तो बंदा हाई कोर्ट नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एक दूसरी बात ये। तीसरी बात है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू की फरीद लाई, तो जब जिस जमाने में इमरान खान ने कहा उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया और ये यूं साबित कर दिया कि जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहलाती है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू फरीद लाई को नहीं मानती बल्कि उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रही है। तो भाई साहब जो वो लोग जो अब तनकीद करते हैं, मुझे तो उस पर हैरत होती है कि वो लोग जिन लोगों ने खुद फरीद लाई साहब को वजारतें दी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसा होता दिया, खैर वो सियासी जमातों की तो खैर वो आमिर साहब उनके जो मौक़िफ़ है ना वो सियासी जमातों के तब्दील होते रहते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस के तौर पर आप उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं कि ठीक रही उनकी परफॉर्मेंस? क्योंकि एक चीज तो ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन का जो फैसला दिया था वो अमल न होकर भी बहुत जगह साई हुई उस पर भी। देखें मेरे ख्याल में एक बात से पहले मैं कह दूं जी कि ये जो हुकूमत ने नैब तरामीम की और 1.5 साल हुकूमत की, ये इसी अता बंदियाल के फैसले के तहत ही आके बैठे हैं। ये इनका तो मोहसिन अता बंदियाल ने ही इमरान खान की वो जो असेंबली जो तहलील हुई थी, असेंबली बहाल की और पीडीएम को 1.5 साल मौका दिया, बिलावल भुट्टो को जिंदगी पहली दफा वज़ीर खारजा बनने का, शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा ख्वाब था 40 साल गवर्नर प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना को इनका तो मोहसिन अता बंदियाल, उसकी वजह से ये असेंबली बहाल हुई और ये असेंबली बनी। तो सबसे बड़ा इनका मोहसिन तो वो है और इमरान खान को सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धचका उसी फैसले ने पहुंचाया ना। इमरान खान तो हुकूमत खत्म करके बैठा था इलेक्शन में जाने के लिए,
तो वो तो सारा वो हुआ। बाकी मेरे ख्याल में बंदियाल साहब कमजोर चीज जैसे साबित हुए, अभी जो आपने बात की वो अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी और बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, ओवरऑल अदालतों की अथॉरिटी पिछले 1.5 सालों में बहुत कमजोर हुई है। उनके फैसलों के हवाले से न सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उनका ये पहली बार हमने देखा है कि जो सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम है, हुकूमती सिस्टम या जो भी, उनको कोई परवाह क्यों नहीं है कि अदालतें जो मर्जी कहते रहे। हमने देखा है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, आपके सामने ही है ना, कितनी बार तो परवेज को भी जमानतें मिलती हैं, फिर गिरफ्तार कर देते हैं। ये 7 दफा तो मेरे ख्याल शेर अली मोहम्मद खान के साथ हुआ है, शेर रफीकी के साथ हुआ है। आखिरकार एक जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बोल्ड स्टेप लिया है और नोटिस जारी किए हैं, तो इन अदालत नोटिस जारी किया इस्लामाबाद कमिश्नर और पुलिस के लोगों को, फिर जाके मुश्किल से जाके वो 2 बंदों को उनको यानी बेल के बाद भी घर जाने का मौका मिला है, शानदार गुजरान। तो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल का अपने फैसलों पे अमल दरामद ना कराना और आइन के मुताबिक 14 मई की डेट पर इलेक्शन ना हुआ और उसके बाद कार्रवाई ना करना, इनकी बहुत बड़ी कमजोरी हुई। और एक सुप्रीम कोर्ट के उस मामला में एक बड़ा डेंट इसको तस्वर किया जाएगा पूरी तारीख में। नहीं मेमन साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? आमिर साहब जो कह रहे हैं जिस तरह कि वो बेनिफिट्स आपको भी तो मिले, क्योंकि अगर उन्होंने असेंबली जो इमरान खान ने तोड़ दी थी वो बंदियाल साहब ने उसको रिस्टोर किया और उसके बाद फिर आपने जाकर नो कॉन्फिडेंस मूव की और फिर वो सारा कुछ हुआ, आपकी हुकूमत बनी। तो ये तो एहसान आप भी तो माने बंदियाल साहब? देखिए, बंदियाल साहब का एहसान उस वक्त माने जब बंदियाल साहब जो है वो केस जो 8 साल से जेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो हमेशा तनकीद भी होती रही है। फॉरेन फंडिंग केस जिसपे इनके अपने जो है वो एक ट्रस्टी ने, इनके अपने एक रुकन ने, सीनियर रहनुमा ने एक एप्लीकेशन डाली थी, जिसके ऊपर जो है वो कई डेट्स जो है वो होती रही। होते होते मैं समझता ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट वो फैसला भी दे के जाती। मैं समझता ये हूँ कि ऐसे कई केसेस हैं, हेलीकॉप्टर केस है, मालन जब्बा केस है, ऐसे कई केसेस हैं। एक ट्रस्ट का केस चल रहा है और वो केसेस भी इमरान खान के ऊपर जो है वो केस चल रहा है। कहने का मतलब ये कि एक केस वो जो किस केस का ना सर था ना पांव था, एक काला कानून जो परवेज मुशर्रफ इंप्लीमेंट करके गया था, जिसकी हमने हमेशा जो है ना उसकी मजम्मत की थी काले कानून की। और जो काले कानून की हम मजम्मत कर रहे थे, जब इमरान खान आपकी बिल में होगा इसके ऊपर एक कमेटी से बनाई थी और ये खुद चाहता था कि ये काला कानून भी खत्म किया जाए। ये तो इमरान खान की ख्वाहिश खुद भी थी। और इस ख्वाहिश के अंदर ऐसा हुआ कि माजी के अंदर हम तमाम जितनी जमातें थी, हम एक टेबल पे थे नहीं। हमने कई दफा कोशिश की अपने अदवार में कि एपीसी बुलाएं, तमाम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये फैसला हो जाए। ये काला कानून जो अरबों रुपए का जो है वो नुकसान देता है और इस कानून को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, जब भी यहाँ जमहूरियत को शबे खून मारा जाता है, अमरीत आती है, तो इस काले कानून को जो है वो दोबारा उठा लिया जाता है। तो हम तो खुद ही चाहते थे, लेकिन जाते जाते आप ये कहेंगे नेब ने एहतसाब कम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज्यादा की। लेकिन हम तो कहते हैं एहतसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें, और उसमें दो राय तो है नहीं ना। जो जिस तरीके से दोबारा जाते जाते वो जो है वो कानून को दोबारा ये चला के गया, दोबारा ऑन करके चला गया। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये जो फैसला किया था ये पार्लियामेंट का फैसला था और पार्लियामेंट ने इसको ब्रेक किया, पार्लियामेंट ने इसको खत्म किया और यहां के उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या मैसेज दिया इन्होंने? ये मैसेज क्या जाते जाते देके गए कि बात ये है कि मैं जाते जाते भी आप लोगों के लिए, जैसे वो इनके तरीके साहब का जो है वो पंजाब वो जो है वो रेलवे का जो वजीर आला था, हम जाते जाते जो है ना यहाँ फुलाद की दीवारें बिछा के चले गए, यहाँ वो सिस्टम कर बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। तो बारूदी सुरंगें जाते जाते ये जो साहब बिछा के गए ना, तो बहरहाल बारूदी सुरंगें हमने पहले भी फेस की है। लेकिन होता यह कि मैं आपको बताऊं कि मैं कहता हूं कि जो जितने भी माजी के अंदर जो केसेस हैं जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर बनाए गए थे जमहूरी पार्टियों के ऊपर, ऐसे कई केसेस थे जिसके अंदर पेश बंदियाल साहब ने अपनी जो है वो तारीख रकम की है और ऐसी तारीख रकम की है जिसके ऊपर आप खुद भी माशाल्लाह से आपका ताल्लुक जर्नलिज्म से, तो आपकी बिल के अंदर होगा कि वो चीजें छुप नहीं सकती हैं, छुप आखिरकार निकलेंगी बाहर और निकल के सामने आएंगी। तो मैं समझता ही हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो जिस तरीके से इन्होंने काले कानून को दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, तो हम दोबारा इसके अंदर रिव्यू के अंदर जाएंगे। और ये भी मैं आपको बताऊं, 4 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी बेंच था, 2 रुकनी बेंच के ऊपर इस कानून को दोबारा इंप्लीमेंट किया गया, तो इसके अंदर अपील का राइट्स होगा। इंशाल्लाह अपील के अंदर हम दोबारा इसका खत्म करेंगे। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज ये कि चलेंगे जैसे भी था, अच्छा बुरा एवरेज या जैसा भी दौर था, बहरहाल वो अब इख्तिताम पजीर हुआ बंदियाल साहब का। अब आपको क्या लगता है कि जस्टिस काजी फायज इसाक को क्या चैलेंजेस हैं अंदर अदलिया के अंदर? अदलिया में एक तकसीम का जो माहौल था या एक तासुर था, उसको ख़त्म करना, फिर उसके बाद ये जो इतनी रिट जो अभी कमज़ोर हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको बहाल करना। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं काजी साहब को आने वाले दिनों में एज ए चीफ जस्टिस?
देखिए मैं इसमें मुझे चंद सेकंड में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। ये जो पार्लियामेंट थी, ये आप देखें ऐसी कौन सी पार्लियामेंट होती है दुनिया की जिसमें अपोजिशन हो ही ना सिरे से। अपोजिशन वापस आने की जब कोशिश कर रही है तो उनको आने नहीं दिया गया। वो बार बार खड़ के कौमी असम्बली के बाहर मिलते कर रहे हैं। तो जनाब ये पार्लियामेंट सिर्फ एक तरफा, ऐसा कौन सी पार्लियामेंट है जिसका लीडर ऑफ दी अपोजिशन एक लोटा है, और आपको पता ही है राजा रियाज एक मुनर्रिफ ग्रुप ने सब लिया है, लोटा है उसका। अच्छा फिर आप देखें कि ये जो पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट ने आखिरी चंद दिनों में 54 बिल पास कर दिए। और आपको पता है गोपान साहब, बाग बिल ऐसे पास हुए हैं सिर्फ असेंबली में भी 25 लोग मौजूद है। सिर्फ 25 लोग मौजूद है। ये 20 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ की नुमाइंदगी की बातें सिर्फ कहने की हद तक एक डायलॉग ही होते हैं। जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन ही ना हो, जिस पार्लियामेंट में बिलों पे बहस ही ना हो, जो बहुत से ये 7 बिल जो थे, मुझे मेमन साहब ये बताएं कि उस वक्त भी अथॉरिटी कहा गई थी जब बिल कायमा कमेटियों में नहीं गए, स्टैंडिंग कमेटियों में डिस्कशन के लिए नहीं गए कि बिल सिरे से, और पता ये आपको पता नहीं कि कहां से बिल आ रहे हैं, किसी को वजीर कानून को नहीं पता बिल कहां से आ रहे हैं, और बिल आ रहे हैं और बिल धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं। तो ये भी एक असेंबली की एक मजाक बन के रह गई थी, जिला की कोई रियल पार्लियामेंट थी ना कोई रियल नुमाइंदगी थी। जहां तक आमिर साहब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आपसे स्टार्ट करेंगे और जो मेरा सवाल का एक हिस्सा जिसका भी आप जवाब देना चाह रहे हैं वहां से फिर आपसे शुरू करेंगे। ब्रेक जो वक्त है ब्रेक को ब्रेक में प्रोग्राम में एक बेरो बीयर भलीकार नाज़रीन मुसाफिर नई मेहमान साहब आमिर खाकवानी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आमिर साहब आपकी तरफ आऊँ, फिर वो दोबारा मैं याद दिलाऊं नाजरीन को कि सवाल जिसका आपको जवाब देना है दे रहे थे, आप बात कर रहे थे कि अब क्या चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में काजी फायज इसा को एज ए चीफ जस्टिस। देखिए सबसे पहले चैलेंज तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अथॉरिटी तस्लीम करानी पड़ेगी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला हो उस फैसले को माना जाए। और आपने ठीक कहा कि स्प्लिट का जो सुप्रीम कोर्ट का तासुर था उसने भी वीक किया। मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि जस्टिस काजी फायज के दौर में स्प्लिट खत्म हो जाएगी। एक तो ये चीज मुझे नजर आ रही है क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी तरफ से ये तासर मिला है। हमने देखा है मुख्तलिफ अभी ही कुछ ऐसे जज साहबान जो बज़ाहिर इनके साथ नहीं थे, उस वक्त बंदियाल साहब भी कैंप में थे, अभी हुआ कि उन्होंने खाना दिया वहां पे कुछ जजेस जैसे मुनीम अख्तर में जस्ट अदर संजीदगी थे, तो मैं मेरी मालूमात के मुताबिक तो वहाँ काजी फायज शामिल हुए, शरीक हुए जाके और अपनी कोई दिल्ली के साथ। मेरा ख्याल है कि वो उन जजेस को जो उनके साथ बज़ाहिर भी समझे जाते थे उस वक्त, वो ग्रुप जो था बंदियाल के ग्रुप समझा जाता था, उसमें मेरा ख्याल है वो खलीफ कम करेंगे। और एक बात काजी फायज के जो जुरिस्प्रूडेंस है वो एक तो लंबा नहीं करेगी केसेस, तो उनका स्टाइल ये है 6 महीने 8 महीने लंबी पेशियों वाला ये जो मामला है ये नहीं चलेंगे। और फिर वो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से मैंने सुना है कि वो भी बेंच बन के ठीक करेंगे उसको, यानी जो कौमी असम्बली से जो बिल पास हो चुका है इसको उन्होंने स्टे दिया हुआ था, अता बंदियाल साहब ने, जिसमें ये कि जो बेंच बने वो 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी बनाए और ये सारा मामला जो ये मेरा ख्याल है काजी फायज पहली फुर्सत में कर देंगे। 3 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फायज, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जादुल एहसन, इन पे मुश्तल कमेटी ही मेरा ख्याल नए बेंचेस को भी फैसला करेगी और वो तो चीज है बिल्कुल इन पूरी टोटल स्पिरिट में हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज साहब ये मंसूर अली शाह भी जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनका ये है कि ये जो अभी जैसा मेहमान साहब बात कर रहे थे कौमी असम्बली ने जो की, ये इनका यही है कि पार्लियामेंट से जो बिल पास हो उसको ना छेड़ा जाए, ये जुडिशियल रिव्यू के हक में नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इससे कई चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। नहीं वो इंटरप्रिटेशन तो का अख्तियार तो है बहरहाल नईम साहब के इंटरप्रिटेशन का अख्तियार तो खैर सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आप उनसे छीन भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काजी फायज इसा से कि एक तो तकसीम है जो अदलिया के अंदर उसको वो ख़त्म करें, और फिर दूसरा ये कि जो कुछ केस और पेंडिंग्स में हैं उनको जल्दी सुने। हो सकता है कि शायद पार्लियामेंट को अब कुछ ज़्यादा इज़्ज़त तौकीर मिले क्योंकि वो खुद भी 50वीं जो सालगिरह थी जो उसकी आइन की, तो वो आए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव हम उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन आप कुछ सियासी जमातें हैं जो एंटी पीटीआई हैं वो कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे हैं। मेरे ख्याल में शायद उस मामले में हो सकता है कि मायूसी हो पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर जो समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में
अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, काजी फायज ईसा के पास एक तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, ना उसके पास इतना ज़्यादा टाइम है ना वक्त है। लेकिन मैं अगर याद दिलाऊं, मैं भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि जहाँ ये जितने भी बिल हुए वहाँ अपोजिशन या राजा रियाज साहब तो वहाँ जो है वो लोटे थे और लोटे नहीं थे। तो मैं फिर याद कराता हूँ 2018 के इलेक्शन के बाद यही अपोजिशन थी। मैं इसको दोहराया नहीं, जिस मुल्कों के अंदर अपोजिशन ना हो तो वहाँ फिर बात जमहूरी निज़ाम नहीं होता, वहाँ अमरीत होती है। तो हम तो वो अपोजिशन थे जिन्होंने इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली के फ्लोर पर बिलावल साहब ने वेलकम किया था कि इमरान खान साहब आप मेहरबानी करके इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, उम्मीद है, और वज़ीर आज़म बन के शिकायत दिखाएंगे, ना कि फिर वही हुआ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी उतारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और वो करता गया 3.5 साल तक, जो मनमानी उन्होंने करनी थी वो करते रहे। लेकिन उस दरमियान से लेकर और अब तक के दरमियान जो इनका 3.5 साल का टर्नओवर था, मैं थोड़ा सा याद कराऊं कि जितने भी फैसले हुए ना, मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट से शायद 5% भी बिल इनके पास नहीं हुए। ऑर्डिनेंस निकाल के एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट से जो वो सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वॉशिंग मशीन कहा जाता था। और उसमें मैं आपको कितने बड़े बड़े डाके इन्होंने मारे थे। ये कि ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला, आगे जजीरे इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। पहले इन्होंने कहा जी हम जो बनाने जा रहे हैं, ये जो है वो जितने भी वहाँ माहीगीर हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सेस करेंगे, कोशिश करेंगे रियासत को पैसा मिले। समंदर से तेल निकाल रहे थे। फिर तेल निकालने के चक्कर में फिर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसी वॉशिंग मशीन से एक ऑर्डिनेंस निकला पीआईए को इस्लामाबाद मूव करने का, कि पीआईए यहां से उठा के इस्लामाबाद लेके चले जाते हैं। फिर एक ऑर्डिनेंस निकला कि यहां 3 बड़े अस्पताल हैं, ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो 3 बड़े अस्पताल वफाकी हुकूमत के हैंडओवर किए जाएं। फिर एक ऑर्डिनेंस निकला कि सुप्रीम आपकी जो स्टील मिल थी 10,800 लोगों को, मुलाजमीन को जो है वो बेरोजगार करने की, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो इन्होंने खुद लगा के रखी हुई थी। और इस मुल्क में 3.5 साल में चलाया किसने? इस मुल्क को चलाया मावन खुसूसी बैरून मुल्क से मंगाए हुए इंपोर्ट किए हुए इंग्लिश बाबुओं ने। लेकिन 3.5 साल बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो इशू है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हमारे चीफ जस्टिस आने वाले हैं, और मैंने कहा ना, आप जो है वो माजी के अंदर जिस तरीके से एसएचओ बनने का आपने एक अपना सपना, अपना ख्वाब पूरा किया, इसी तरीके से काजी फाज ईसा के केसेस इनके ऊपर बनाए गए। और केसेस जो बनाए गए उसी के अंदर यही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था जिन्होंने समरी मूव की थी, और यही सब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा जो हल्फ लेगा कल, सॉरी परसों का हल्फ लेगा। अब पूछना ये कि प्रेसिडेंट साहब से वो कचरे की कौन सी बाल्टी मुंह पे लगा के इस जो है वो चीफ जस्टिस से जो है वो हल्फ लेगा। लेकिन वो रेफरेंस वो क्लियर हो तो मेरे ख्याल में सदर साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको हल्फ लेने में। लेकिन अगर हुई भी तो कोई मसला नहीं है, वो बीमार हो जाएंगे और वो सेनेट चेयरमैन ले सकते। लेकिन ये लालफ मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन अब हम थोड़ा पॉलिटिकल मामलात की तरफ आए कि पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठी हुई है। नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया है वो वापस आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को पता नहीं था कि आज वो नेब तरामीम मामला हो जाएगा। तो अब लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे वापस या फिर कोई मसला हो जाएगा? देखिए, तो हर पार्टी का अपना सियासत, अपनी सियासत है, और हर पार्टी जो है वो अपनी सियासत पे चलती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत उनकी सियासत से अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आम गरीब की सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पार्लियामेंट की बालादस्ती की सियासत है। हम तो कभी बरतानिया नहीं गए और ना तो बरतानिया जाने का बात ही हमें शौक रहा। इवन 12-12 साल जेलें काटी। इवन शजील मेमन पे केस बना, शजील मेमन को बुलाया गया, आप केस अपने फेस करो आके। डॉक्टर आसिम पे केस बनाया गया, आसिफ जरदारी का अपने केस आके फेस करो, भागने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी का अपना नजरिया सियासत है। लेकिन बात यह कि अगर जो है वो मियाँ साहब अगर उन्होंने कोई डेट दे दी उन्होंने आने की, और डेट के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे तो लाजमी सी बात है वो उनकी पार्टी जस्टिफिकेशन दे सकती है, जवाब दे सकती है। लेकिन अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना, मैं आपके तवज्जो से, और आपने भी इंट्रो के अंदर ये बात की कि ये सिंध के साथ जिस तरीके से सौतेली मामला रवैया दोबारा रखा जा रहा है, और जिस तरीके से शबे जो है वो खून मारा जा रहा है, कि हमारे तमाम जितने भी आप ये देखें कि पुलिस के हमारे जितने भी ऑफिसरान हैं सारे तकरीबन उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिए। हमारे डीसी सरबरान है वो उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर है, मुख्तार कार है, जितने भी हैं। हम तो कह रहे हैं बात यह है कि ये जो पाकिस्तान है 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार जरूर हुआ था, लेकिन सूबे खुद मुख्तारी के अंदर सूबे खुद मुख्तारी के अंदर सूबे बहुत आगे नहीं निकल गया था कि इसी को टारगेट किया जाए, सूबे को जो है वो फोकस किया जाए। तो बहरहाल हम तो तैयारी करने के लिए हम तैयार भी इलेक्शन के लिए। हम तो कहते हैं आए आज इलेक्शन नहीं कल इलेक्शन कराएं, लेकिन हमें एक डेट बता दें कि इस डेट पर इलेक्शन होने। आप मेहरबानी करके हमें वो डेट अनाउंस कर दें ताकि हम तैयारी कर सकें आने वाले इलेक्शन के लिए। आपको खर्चा है कि शायद ना हो, ऐसा है कि शायद ना हो इलेक्शन? देखिए जिस तरीके से डिलिमिटेशन के बाद आपको खतरा है, क्या कोई खर्चा है? जिस तरीके से सर अभी मैं आपको बताऊं, ये जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप जो है मुसलसल
वही एहतसाब के नाम से अगर इंतकाम की तरफ जा रहा है, फिर अदलिया के हथौड़े भी पिछले 3.5 साल जिस तरीके चलते रहे, फिर नेब की हथकड़ियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल की गई हैं, फिर आपका जो है वो मीडिया ट्रायल जैसे किया गया है। मैं समझता हूँ अगर ये दोबारा इसी रवायत को कंटिन्यू करेंगे, रवायत को दोहराने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इंशाल्लाह दोबारा कुर्बानियां देगी। अच्छा आमिर साहब, आप एक चीज जो नईम अवान साहब ने भी पॉइंट आउट की है और मैंने भी इंट्रो में कहा था, यही कि अभी जिस तरह निगरान हुकूमतें बनी हैं, तो वो जो इंतजामिया, जो ब्यूरोक्रेसी में जो अखाड़ पछाड़ सिंध के अंदर हुई है, बाकी इस तरह की नोयत की चीजें हमें वहां नजर नहीं आ रही। तो ये तो फिर जाहिर है डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, और पीपल्स पार्टी फिर हक बजानिब है कि यहाँ के सारे एसएसपीज आपने तब्दील कर दिए, डीआईजीज तब्दील कर दिए, आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, डीसीज, कमिश्नर, सब अब तो एक आध दिन में असिस्टेंट कमिश्नर भी तब्दील कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रही? होना तो यही चाहिए कि पूरे मुल्क में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और दूसरा ये कि बार बार एक तासुर सोशल मीडिया पर या कुछ पर स्टाफ लिस्ट बन गई है, फला बन गई है, पीपल्स पार्टी के इतने लोग बाहर नहीं जा सकते, एहतसाब होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये मतलब एक जैसा यकसा माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा पूरे मुल्क के अंदर? देखिए, हमारे हिसाब से तो यकसा, मैं भी समझता हूँ बिल्कुल यकसा होना चाहिए, और हमारा तो मुतालबा यही है कि ये तबादले पंजाब में भी ऐसे होने चाहिए। लेकिन ये सिंध में इन तबादलों पे इस सेल्फ एतराज की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब की हुकूमत की ज़ाहिर है, उनके इंतजामिया थी, उनके लगाए हुए एसपी आप और हम सब जानते हैं कि एसपी और डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी उसमें अच्छा लगाए जो डेवलपमेंट फंड थे ना वो भी रोक दिए गए, यानी कि जो प्रोजेक्ट सारे बदले दिए गए, लेकिन देखें स्टॉप हो गए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी बंद कर दिया गया। नहीं, प्रोजेक्ट तरक्याती प्रोग्राम तो बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका बात बिल्कुल ठीक है, आपका एतराज भी बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये पंजाब में होना चाहिए, केपी में होना चाहिए, बलूचिस्तान में होना चाहिए, चारों सूबों में होना चाहिए। सिर्फ एक सूबे में होगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का तासुर मिलेगा, जो गलत है, जहरी बात है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जहां तक देखें, मुझे ये समझ के उस पार्टी के लोगों की ये नहीं आती कि आप इलेक्शन में लेट होने का अब मामला क्यों बचा रहे हैं। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से इन्होंने मरदमशुमारी अप्रूव की थी, वजह आपको पता है वहां कंसेंसस के फैसले होते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब अप्रूव न करते मरदमशुमारी को, तो इलेक्शन जनाब डेट आ चुकी होती है और नवंबर में इलेक्शन हो जाने थे। 6-7 अभी जो सदर साहब ने डेट 6 की दी है, इसी तरह से 6-7 तक इलेक्शन मस्ट हो जाने थे 3 महीने में। और बल्कि उससे भी ज्यादा, अगर ये 12 अगस्त को असेंबली क्यों डिसॉल्व की गई, 12 को पूरी मुद्दत बनती है ना, तो इन्होंने 9 को क्यों डिसॉल्व की? अगर ये 12 को असेंबली सिर्फ 3 दिन बाद होती तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाते, यानी अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आमिर साहब, एक सीधी बात है समझने की, ये कि चलें ठीक है, सीसीआई ने मरदमशुमारी को मंजूर कर दिया, उसके बाद ये लाजिम हो गया कि डिलिमिटेशंस होंगी, नई हल्का बंदियों का टाइम फ्रेम आपने दे दिया कि फलां तक करेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए जब डिलिमिटेशंस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर 55 से 57 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, तो बता देना सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन के भाई नवंबर तक हम डिलिमिटेशंस करेंगे या दिसंबर तक, फरवरी में, जनवरी में इलेक्शन करवाएंगे। वो तो बता चुके हैं ना, अब तो उन्होंने देखे जब पंजाब असेंबली वाले इलेक्शन का हुआ तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मांगी थी, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। तो अब भी एक डेट दे देने के जनवरी में, फरवरी में फलां डेट को हम करवा देंगे, सिंपल बात है, सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल डेट दे देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, खाली डेट देनी पड़ेगी। अभी नहीं भी देंगे तो 30 नवंबर तक तो रेट इनको लाजमी देनी पड़ेगी ना, जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी 30 नवंबर को। मेरा ख्याल है इतलात अब ऐसे आ रही है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन की कोई डेट अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही, इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए ताकि अच्छा देखे ना मुल्क में, ताकि सियासी माहौल बने ना। जब इलेक्शन डेट शुरू हो जाती है, पोलिटिकल मोमेंटम शुरू हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सियासी पार्टियां टिकटें मांगे लोगों से, दरखास्तें मांग लेती हैं, और लोग भी अपने अपने क्लास में मीटिंग शुरू हो जाती है, सियासी एक सरगर्मी शुरू होती है। उससे एक फायदा ये भी होता है, जो इस वक्त डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी का माहौल बना हुआ है, थोड़ा चेंज होगा, सियासी लोगों को जमहूरियत की अपने आप गुजरा हम फील करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पैदा हो रहा है। हाँ आमिर साहब, एक और चीज कि ये जो पीपल्स पार्टी जो मुतालबा कर रही है, ये फेयर एक लेवल प्लेइंग का, कि भाई वो सबके साथ लेवल प्लेइंग के साथ ये इलेक्शंस में जाना चाहिए, तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में सिर्फ सिंध के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रही, पर पूरे उसमें पूरे हर जमात के लिए कह रही है। पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे में सबसे बड़ी जो खामी है, सबसे बड़ा तजाद है और दो अमली है, दो रुखी है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो का
भुट्टो साहब का, बिलावल भुट्टो साहिब का, उनका ये कहना कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मांग रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो बतानी उन्होंने सबके लिए मांगा। नहीं, जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे तो वो तो जाहिर है सबके लिए होगी, वो तो सबके लिए बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं गोपाल साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक फिक्रा भी कहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए। तहरीक इंसाफ नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्शन नहीं हिस्सा देने दे रहे। लेवल प्लेइंग की खामोश रहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की इस वक्त अमल की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, लेवल प्लेइंग की नहीं, मेरी बात सुनिए। बिलावल भुट्टो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह तेज राय मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि हमें भी, हमारे लिए भी वैसे स्टेज चाहिए। नहीं, उनको मैं कह रहा हूं नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग की बात हो तो सबसे ज्यादा इस वक्त मुस्तहिक पीटीआई है ना, जो इस वक्त अताब के जेर अताब है जो इस वक्त। तो मेरे ख्याल में इसका फायदा तो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी से ज्यादा पीटीआई को होगा। पीपल्स पार्टी तो पहले ही जेलें ये सारे भुगते, उनको पता है। जब भी हमारे पास इलेक्शन आते हैं यहाँ सिंध के अंदर यही किया जाता है कि एहतसाब होगा, पीपल्स पार्टी ये करेगी और 15-20 जमातों को मिलाकर एक इत्तेहाद बनाया जाता है, लेकिन हमेशा उनको नाकामी होती है। तो ये तो यहाँ के अवाम भी आदि है, ये पार्टी भी आदि, लेकिन इसका पीटीआई को भी फायदा होगा। गोपाल साहब मुझे सिर्फ ये पता है सर, 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मुसलसल इक़्तिदार में है। अब तो मुस्लिमियत की घोषणा करे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15 साल थोड़े होते हैं। नहीं तो पीपल्स पार्टी इस मामले में नईम साहब बताएंगे, लेकिन अभी भी एहतसाब जब भी होता है वो पीपल्स पार्टी का होता है, जब भी होता है पीपल्स पार्टी का एहतसाब होता है, जब भी होता है। एहतसाब सबको होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, होना चाहिए ना, लेकिन होता सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। नईम साहब देखिए, हम तो कहते हैं एहतसाब करें, लेकिन क्रॉस द बोर्ड करें। एहतसाब के नाम से जिस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की जाती है, देखिए बुरहानों का शिकार तो ये पाकिस्तान, बात ये कि 73 साल में नहीं रहा, जितना ये 3.5 साल में जो है ये गंद पाकिस्तान के अंदर छोड़ के गए। कभी चीनी बुरहान, तो कभी आटा बुरहान, तो कभी गैस बुरहान, तो कभी बिजली बुरहान, जाते जाते बात ये कि माशी बुरहान पैदा कर गए, सियासी बुरहान पैदा कर गए। अभी ऐसी सूरत हाल में सियासी बुरहान जब पैदा हो चुका है, हम लेवल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि बात ये कि हमारे किए हुए जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात ये कि हमें हर तरीके से फेवर दी जाए। हम तो ये कह रहे हैं एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां कह रही कि इलेक्शन होने चाहिए अपने इस टाइम पर, लेकिन अगर एक पार्टी का ये नजरिया है कि वो इलेक्शन जो है वो फरवरी में होने चाहिए, तो वो पार्टी वाले वो लाजमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर उनका लीडर पाकिस्तान आएगा, फिर वो माहौल बनाएगा और माहौल के बाद जो है वो फिर अपनी सियासी सरगर्मियों को आगाज करेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त, सियासी बुरहान पैदा हुआ है, माशी बुरहान के साथ साथ बात यह है कि ऐसे हालात के अंदर किसी ने तो अपना प्ले रोल करना है ना, रोल प्ले करना है अपना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस बात यहां पर खत्म कर देता हूं कि इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो मुआशी हालात हैं, जो मामलात हैं, महंगाई है, इसमें ज़ाहिर है पार्लियामेंट का होना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए और वो बैठकर अंदरूनी और बैरूनी मामलात को देखे। यही बात ठीक है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये कि पार्लियामेंट में कोई भी नहीं है इस वक्त। मैं बात करूं चीफ जस्टिस है, बगैर चीफ जस्टिस के मुल्क चलने वाला एक आध दिन के लिए ऐसा होने वाला है कि सदर पाकिस्तान नहीं होगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, जहाँ चीफ जस्टिस नहीं होगा, जहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा? फिर हम तो डर, हमें खौफ इसलिए हो सकता है क्योंकि फरवरी में फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन भी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, तो मेरे ख्याल में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए और इस पर सारी जमात मुतफिक प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी ते पहुचे तो छाकाणि त काफ़ी शयूं असां डिस्कस थी वयूं आहिनि। बहरहाल जल्द खां जल्द इन हवाले सां जेका मुल्क जे अंदरि जेका बेचैनी आहे उनखे ख़त्म करण जे लाइ इलेक्शन कमीशन खे घटि में घटि तारीख़ जो ऐलान ॾेई छॾणु, ॿुधाए छॾणु घुरिजे। पोइ जनवरी में फेबरवरी में जेका फिज़िबल ऐं जेका उनजे लाइ वधीक बहितर हुजे, जंहिंमें हू इंतज़ाम करे सघनि था, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ऐलान करे सॼे मुल्क मां इन क़िस्म जी बेचैनी ख़त्म करे सघनि था। ऐं पोइ सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे पंहिंजे चूंड सरगर्मियुनि में हलिया वेंदा ऐं इलेक्शन जी तयारी कंदा। ऐं इन सां हिकिड़ो जेको हिन वक़्तु जेको धुंध जो माहौल छायल आहे उहो घटि में घटि ख़त्म थी वेंदो। अला भाई।